नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। रोम में आयोजित हुए G20 शिखर सम्मेलन में सिलसिलेवार बैठकों में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब स्कॉटलैंड में ग्लासगो पहुंच गए हैं और ग्लासगो में ही भारतीय समुदाय ने आपको बता दें कि पीएम मोदी का जोरदार स्वागत भी किया है और इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी है भारत का गहना गाना भी गाया है और अपने यूरोप दौरे के दूसरे पड़ाव में पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और इस सम्मेलन के इतर ही वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भी द्विपक्षीय संवाद भी करेंगे। ये प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की पहली स्कॉटलैंड यात्रा है। ग्लासगो में वैश्विक शिखर सम्मेलन के लिए भी स्कॉटलिस्ट इवेंट कैंपस में होने जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के रूपरेखा समझौते के लिए पक्षकारों के 26वें शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के सम्मेलन में पीएम मोदी समेत 120 कई सरकारों के प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें कि मंगलवार तक की अपनी 3 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा दौरान मोदी COP 26 सम्मेलन को संबोधित करेंगे और सोमवार को दोपहर के बाद ही एक सत्र में भारत की जलवायु कार्रवाई योजना के बारे में राष्ट्रीय बयान जारी किया जाएगा। इटली की राजधानी रोम में आयोजित G20 सम्मेलन में समूह के सम्मेलन में ही सदस्य देशों के नेताओं ने घोषणा पत्र जारी करके कोविड से निपटने के लिए प्रयासों के लिए स्वास्थ्य सेवा और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया है। और वहीं G20 ने यह भी कहा है कि उन्हें साल 2022 में इंडोनेशिया, साल 2023 में भारत में और 2024 में ब्राजील में दोबारा बैठक को इंतजार है। लंदन के सेलिसबरी में ही 2 ट्रेन की आमने सामने से टक्कर हो गई है और यह हादसा लंदन रोड के नजदीक हुई। एक इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे और ग्रेट वेस्टर्न सर्विस की ट्रेन की आपस में टक्कर हो गई है। इस घटना में कुल 17 लोग घायल हो गए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि ये ट्रेन सुरंग से निकलते वक्त किसी चीज से टकरा गई थी और सिग्नल में दिक्कत होने की वजह से दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन भी टकरा गई। राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। T20 वर्ल्ड कप में ही टीम इंडिया का निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। रविवार को सुपर 12 स्टेज के मैच में ही आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने उसे 8 विकेट से हरा दिया है और इस हार के साथ टीम इंडिया की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो गई है। इससे पहले 24 अक्टूबर को टीम इंडिया को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त मिली थी और इतना ही नहीं, टीम इंडिया ने टॉस गंवाकर अपने बल्लेबाज करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट का नुकसान पर महज 110 रन ही बनाए और न्यूजीलैंड ने 111 रन के लक्ष्य को ही 2 विकेट के अनुसार नुकसान पर ही उन्होंने 14.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। कैन विलियमसन और 33 और डेवोन कॉनवे 2 रन पर ही नाबाद रहे और टीम इंडिया को दोनों सफलता जसप्रीत बुमराह ने दिलाई है। बुमराह ने मार्टिन गप्टिल को ही आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई है। इसके बाद ही डेरिल मिशेल और कप्तान कैन विलियमसन ने ही स्कोर को 96 रन तक पहुंचाकर जीत पक्की कर ली है और मिशेल को बुमराह ने ही आउट किया है। टीम इंडिया ने मैच में 2 बदलाव किए थे और आपको ये भी बता दें कि तेज गेंदबाज जो है वो भुवनेश्वर कुमार की जगह से ही शार्दुल ठाकुर को भी मौका दिया गया था, लेकिन शार्दुल कुछ खास नहीं कर सके। उन्होंने 1.3 ओवर में 17 रन दिए हैं और वहीं सूर्य कुमार यादव के स्थान पर ईशान किशन को शामिल किया गया है और ईशान किशन भी बल्ले से कोई कमाल ही नहीं कर पाए और वो 4 रन बनाकर लौट गए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लगातार 6ठी बार दाम बढ़कर दिल्ली में पेट्रोल पहली बार 110 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गया है। वहीं सोमवार सुबह जारी रेट लिस्ट के मुताबिक पेट्रोल 35 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा हो गया है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 109.69 रुपए और डीजल की कीमत जो है 98.42 रुपए प्रति लीटर हो गई है और मुंबई में पेट्रोल की
की कीमत 115.50 रुपए और डीजल की कीमत 106.62 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं कोलकाता की बात करें तो यहाँ पेट्रोल अब 110.15 और डीजल 101.56 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। और इसके अलावा चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल के भाव जो है लगातार बढ़े हुए हैं। वहीं तेल की कीमतों में लगातार छठे दिन बढ़ोतरी हुई है और डीजल की कीमतें अब पिछले 38 दिनों में से 30 बार बढ़ी हैं और जिससे दिल्ली में ही इसकी खुदरा कीमतों में ही अब इस दौरान 9.90 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमत जो है वो तेजी से ही बढ़ने के साथ ही देश के कई हिस्सों में तेल अब 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का मिल रहा है। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों को देखते हुए स्कूल कॉलेज को खोलने का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में तो क्लासेस शुरू भी कर दी गई हैं। अब इसी क्रम में दिल्ली सरकार ने भी प्रदेश में स्कूलों को और कॉलेज को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है। राजधानी में 1.5 साल बाद आज से एक बार फिर सभी स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। हालांकि स्कूलों को ध्यान में रखना होगा कि एक बार में 50% से ज्यादा उपस्थिति नहीं हो। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ही आज से ही सभी कक्षाओं के लिए स्कूल और कॉलेज खुलने के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं हाइब्रिड तरीके से ही चलाई जाएं, जिसका मतलब है कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जाएंगी। और इतना ही नहीं, स्कूल खुलने पर किसी भी माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूल सुनिश्चित करेगा कि उसके सारे स्टाफ को वैक्सीन लग चुकी है। और बता दें आपको ये भी कि प्रदेश में करीब 98% शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी टीके की कम से कम तक एक खुराक ले चुके हैं। इसके अलावा ही आज से ही सिनेमा घरों को पूरी क्षमता के साथ खोलने जाने की घोषणा भी की गई है। दिल्ली में 100% सीटिंग कैपेसिटी ही के साथ ही सिनेमा घर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुल चुके हैं और इससे पहले सिनेमा घरों को सिर्फ 50% मीटिंग कैपेसिटी के साथ ही खुलने की इजाजत थी। दरअसल कोरोना के लगातार कम होते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने आज से ही प्रदेश में छूट बढ़ाई है। नई दिशा निर्देश के अनुसार शादी समारोह या फिर किसी गैदरिंग में ही 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अभी तक 100 की इजाजत थी। हालांकि रेस्टोरेंट और भी असेंबली हॉल में भी ऐसा ही है कुछ और अब भी 50% क्षमता के साथ ही संचालित किए जा सकेंगे। यूपी में चुनाव करीब आते ही जिन्ना का जिन्न फिर बोतल में से बाहर निकल आया है। यूपी के हरदोई में समाजवादी पार्टी विजय रथ लेकर पहुंचे अखिलेश यादव ने सरकार पटेल की जयंती के बहाने मोहम्मद अली जिन्ना का खूब गुणगान किया है। कहा कि जिन्ना आजादी के नायक थे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया है। अखिलेश यादव ने रविवार को हरदोई की एक जनसभा में मोहम्मद अली जिन्ना की भारत की आजादी के लिए उनके योगदान की सराहना की थी। सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना ने एक ही संस्थान से पढ़ाई की और बैरिस्टर बने और उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें आजादी के लिए किसी भी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा तो पीछे नहीं हटे होंगे। उन्होंने राष्ट्रीय सेवक संघ का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई विचारधारा है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था तो वो लौह पुरुष सरदार पटेल थे, जिन्होंने प्रतिबंध लगाने का काम किया। आज जो लोग देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं वे आपको और मुझे जाति और धर्म के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। दो 2022 में 5 राज्यों में चुनाव हैं और इस रेस में गोवा भी शामिल है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों की नजर जो है उत्तर प्रदेश पर है। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजर गोवा पर है। कौन से सियासी दांव खेलने की कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी, इस रिपोर्ट में समझिए आप।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दिलचस्पी इन दिनों गोवा में अधिक है। गोवा में भी चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए टीएमसी गोवा में अपनी पैच बनाने में जुट चुकी है। गोवा में इस समय बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वहां जमीन अपनी तलाशने जुट चुकी है। ताजा एंट्री ममता बनर्जी की पार्टी की हुई है। उनके गोवा पहुंचने से पहले तृणमूल कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट जारी किया और बीजेपी की नाकामियों को गिना दिया। तृणमूल कांग्रेस में गोवा क्या कर रही है, इस सवाल का खुद ही जवाब देते हुए पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, गोवा के 25% युवा बेरोजगार हैं। गोवा के लोग अपने ही राज्य में घर खरीदने का सामर्थ्य नहीं रखते। मछुआरों का काम 80% प्रभावित हुआ और सरकार की सब्सिडी भी 40% कम हो गई। कानून व्यवस्था का हाल बुरा है, इसलिए टीएमसी अब गोवा में है। तो ये तो वो तर्क है जो पार्टी के नेता गोवा की जनता के सामने रख रहे हैं, लेकिन ममता के गोवा दौरे को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की बेहद जरूरत। क्या राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में ममता बनर्जी हैं? और अगर ऐसा है तो सिर्फ गोवा ही क्यों? भारत की राजनीति में कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर निकलता है, लेकिन पश्चिम बंगाल से निकलकर असम, त्रिपुरा में भाग आजमाते हुए ममता बनर्जी ने गोवा का रास्ता चुना। इसलिए भी ममता के गोवा दौरे पर लोगों की हैरानी है। 15 लाख की आबादी वाले प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा होगा जो बांग्ला भाषा बोलता होगा। ममता की राजनीति को दशकों से करीब से देखने वाली वरिष्ठ पत्रकार महुआ चटर्जी कहती हैं, तृणमूल कांग्रेस खुद कह रही है कि एक प्रयोग है। गोवा एक छोटा प्रदेश है। इससे पहले भी वो त्रिपुरा भी गए थे, जो गोवा की तरह ही छोटे प्रदेश में शामिल होता है। गोवा में छोटी पार्टियां हैं, वहां के नेता पार्टी जल्दी और आसानी से बदलते हैं। वहां की राजनीति पश्चिम बंगाल की तरह कॉस्मोपॉलिटन है। अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ममता को ये तमाम बातें सूट करती हैं। इससे उलट उत्तर प्रदेश बिल्कुल अलग तरह का प्रदेश है। वहाँ जैसी जातिगत राजनीति होती है, तृणमूल कांग्रेस उस तरह की राजनीति के लिए जानी नहीं जाती। छोटे स्तर का अखबार भी हर राज्य में अपना एक पत्रकार तो रखता ही है। ममता भी बंगाल से निकलकर अब दूसरे राज्यों में भी उसी तरीके से अपना नुमाइंदा रखना चाहती हैं, चाहे गोवा हो, त्रिपुरा हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। इससे न सिर्फ तृणमूल अपना दायरा बढ़ाना चाहता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन की सूरत में अपने बार्गेनिंग पावर भी बढ़ाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 2017 के चुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी कांग्रेस गोवा में अपनी सरकार नहीं बना सकी। 40 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 13 सीटें मिली, लेकिन आज कांग्रेस के केवल 4 विधायक ही उसकी पार्टी में बचे। तो साफ है, गोवा में एक के बाद एक कांग्रेस नेता पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की हालत बहुत खराब है। जिन प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां भी आपसी खींचतान में आलकमान उलझे हुए हैं। अब टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के उस खाली जगह को भरने के प्रयास में जुट चुकी है। ममता बनर्जी 2024 के पहले अपनी पार्टी को राष्ट्रीय बनाना चाहती है, ताकि गठबंधन में उनको मजबूती मिल सके। गठबंधन वाली सरकारें टिकती नहीं है, उसमें सभी का सपना पीएम बनने का होता है। चुनाव से पहले एक बार के लिए पीएम पद की दावेदारी को लेकर ममता बनर्जी के नाम पर विपक्षी पार्टियां एकमत हो भी जाए तो भी जीतने के बाद कई दावेदार सामने आ जाएंगे। इसलिए पहले से ही वो अपने काम में जुट गई है, ताकि मजबूती तलाश सके। तृणमूल कांग्रेस के इस कदम से कांग्रेस में भी अब बेचैनी साफ देखी जा रही है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि गोवा में टीएमसी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद 5 साल तक उन्होंने क्या किया। चुनाव कोई पर्यटन नहीं है, जहां आप एक चुनाव लड़ते हैं और फिर आप चले जाते हैं, फिर से 5 साल बाद प्रकट हो जाते हैं। जाहिर है कांग्रेस को लग रहा है कि गोवा में टीएमसी के आने से उनके वोट बैंक में सेंध लगेगी, विपक्ष का वोट ही अब बट जाएगा। तो क्या ममता बनर्जी और कांग्रेस में अब बन नहीं रही? विपक्ष एकता की पूर्व में की गई कवायद केवल नाम की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन की जरूरत तो होगी ही, ये भी ममता जानती है। लेकिन गठबंधन में आप 4 सांसद वाले पार्टनर हो सकते हैं और 40 सांसद वाले पार्टनर भी। उसी से पीएम पद की दावेदारी भी तय होगी। विपक्ष की तरफ से फैसले लेने और उन्हें प्रभावित करने की शक्ति भी वहीं से आएगी। इसलिए ममता बनर्जी के गोवा जाने की टाइमिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। इस चुनाव के पहले अभिषेक बनर्जी की पार्टी में स्वीकार्यता को लेकर कुछ सवाल जरूर थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अभिषेक बनर्जी के मतभेद की खबरें रह रहकर सामने आई, लेकिन इस बार की जीत के बाद पार्टी के नेताओं के बीच अभिषेक बनर्जी अब ममता के बाद पार्टी के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित हो चुके हैं। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने का सपना तो साकार हो ही गया, अब बारी पीएम पद के सपने की है। और इस सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश के दौरान उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। गोवा में हारने के बाद उनका कोई नुकसान नहीं है। यही वो बात है जो इस वक्त उनके पक्ष में है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्या न्यूज।